आज का हमारा टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। लेक्चर नंबर 80 है, सेक्शन 63। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा पहले उसका एक बार हल्का सा रिपीटिशन। अभी तक हमने इससे आगे जो पढ़ा था, एविडेंस के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो पहली थी ओरल एविडेंस, जो मस्ट बी डायरेक्ट। दूसरी थी सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस सॉरी दस्तावेजी एविडेंस। एविडेंस पहली थी ओरल एविडेंस और दूसरी थी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट होनी चाहिए और दस्तावेजी डायरेक्ट प्राइमरी होनी चाहिए, अर्थात ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश होना चाहिए, और या सेकेंडरी होनी चाहिए। सेकेंडरी हो तो मजिस्ट्रेट जज साहब की या मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन लेके दूसरी पार्टी को नोटिस देके फिर उसको और उसके कारण बता के किस कारण से सेकेंडरी एविडेंस आ रही है, ये बातें न्यायालय को बताने के बाद तब वो सेकेंडरी एविडेंस लाई जाती है। तो सेकेंडरी एविडेंस के पार्ट में ही एक और एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। पहले मैं आपको अपना शेयर एक्ट में जो लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, हाउ टू प्रूव इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स समझो आप उसको, मतलब वो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स किस तरीके से साक्ष्य अधिनियम के अंदर ग्राह्य है। मैं एक अब उदाहरण देता हूं, जरा सा पहले आप समझे। कुछ केसेस में हमने अपने वर्किंग टेन्योर में ही देखा कि हम कई बार क्या होता है कि जो बदमाश होते हैं या क्रिमिनल्स कहें, वो कुछ बातें आपस में करते हैं, जो टेलीफोन वगैरह आपस में यूज करते हैं। टेलीफोनों की कॉल होती है, कॉल रिकॉर्ड होती है। उन कॉलों की रिकॉर्ड होने के बाद में या कॉलें होती हैं तो टेलीफोन वगैरह उनका रिकॉर्ड कोर्ट में लाया जाता था। तो उसके एडमिसिबल होने का जो नियम जो कोर्ट में हमने देखा वो क्या होता था, जैसे दो मुलजिमों ने कत्ल करने से पहले आपस में किसी फोन पर बातें की, तो मुलजिमों को पकड़ा गया, उनसे उनकी ओरिजिनल मोबाइल सीज किए गए। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। तो वो ऐसा रिकॉर्ड हमने ले लिया। रिकॉर्ड लेने के बाद में उनके नंबर ले लिए कि भाई इनसे हमारी बात होती थी। तो अब क्या है कि उन्होंने कितनी बार एक दूसरे से बात की, ये कई बार रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स बताती हैं, रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस बताती हैं कि क्या घटना, रेलेवेंसी विद द इंसिडेंट क्या है। तो उनकी कॉल डिटेल ले ली जाती थी, कॉल डिटेल निकाल ली जाती थी, और वो कॉल डिटेल लेके जो है एक हर कंपनी जो सेलुलर कंपनी होती है वो अपने यहाँ एक नोडल ऑफिसर रखती है। उस नोडल ऑफिसर का काम पुलिस डिपार्टमेंट या और भारी काम करने का जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित होता है उसके बारे में उसकी ड्यूटी होती है। तो वो क्या करते थे, उससे जब हम पुलिस डिपार्टमेंट लेता था तो पहले उसका कहा जाता था कि भाई लाइए रिकॉर्ड दे दीजिए, तो वो रिकॉर्ड आपको देता था। रिकॉर्ड वो ऐसे नहीं देता था, रिकॉर्ड उसका देने का तरीका क्या था, वो कंप्यूटर जनरेटेड रिकॉर्ड निकालते थे। निकालने के बाद उस पर एक 65B का सर्टिफिकेट लगा देते। पहले शायद इसका जो सेक्शन था, मेरे पास ओल्ड किताब नहीं है, मुझे याद है कि 65B था, अब ये 63 हो गया। 65B का सर्टिफिकेट लगाते थे। तो जब वो नोडल ऑफिसर कोर्ट में आया था, उसमें जैसे वो क्या क्या देता था, तो जैसे इससे क्या लिया जाता था, एक तो लिया जाता था फॉर्म लिया जाता था। मोबाइल जब कोई अप्लाई करता है तो उसका फोटो लगाया जाता है, उसका फॉर्म लगाया जाता है।
फॉर्म पूरा भरा जाता है, उस पर वो सिग्नेचर करता है। तो दोनों पार्टीज के इस तरीके से, और किसके नाम है, कम से कम ये तो पता ही लग जाता था किसके नाम है। तो मान लो दो मुलजिम है, एक का नाम ये है, एक का नाम ये है, तो अब ये दिखाना है कि ये दोनों मिक्स थे और घटना से पहले ही इनका षड्यंत्र था, मारने की प्लानिंग थी, कत्ल की। तो वो जो सर्टिफिकेट था वो कई बार पहले पुलिस को फोटोकॉपी दे देते थे, तो पुलिस उस फोटोकॉपी को जो कंप्यूटर जनरेटेड रिकॉर्ड होता था फाइल पे लगा देते थे, और कोर्ट के अंदर ही वो ओरिजिनल लेके आ जाते थे, मतलब वो अपने यहाँ अटेस्टेड कॉपी लेके आ जाते थे। एक तो ये तरीका था, या पहले दे देता था। तो पहले जो देते थे तो भी वही बात थी, और सेकंड में आके दे देते उसी डेट पे तो भी वही बात थी, गवाह उन्हें बना दिया जाता था। अब जब गवाह वो आता था तो कोर्ट में वो क्या कहता था कि आज मैं फलाने व्यक्ति का, फला व्यक्ति से, एक एक करके बताता था, आज मैं फला व्यक्ति का ये रिकॉर्ड लेके आया हूं जिसके अंदर इसका नाम ये है, पिता का नाम ये है, सन ऑफ ये है, ये पेश कर रहा हूं मैं। साथ साथ मैं एक दूसरा रिकॉर्ड जो फलाने व्यक्ति से संबंधित है, जिसके पिता का नाम ये, पुत्र ये, निवासी ये यहां है, और जिनका मोबाइल नंबर ये है, तो मोबाइल नंबर बता देता था। उसके बाद वो कहता था ये जो डॉक्यूमेंट मैं पेश कर रहा हूं ये कंप्यूटर जनरेटेड रिकॉर्ड है, और ये कंप्यूटर हमारा, हम बिल्कुल ठीक ठाक दुरुस्त हालत में रखते हैं। इसमें से वही सूचनाएं जो इसके अंदर दी गई थी कंप्यूटर में रिस्टोर और फीड की गई थी, जो कंप्यूटर बिल्कुल बेहद सुरक्षा में रहता है, इसमें कोई झूठाई नहीं है, सब सच्चा मामला है, और इसको जो है आज मैं लेके आया हूं, और ये सब अटेस्टेड कॉपीज है, जितनी कॉल डिटेल्स है ये अटेस्टेड है, जिनका एग्जिबिट सच एंड सच है, एग्जिबिट नंबर सच एंड सच दिया जाता है, और मैं एक प्रमाण पत्र इसके साथ 65B का भी लाया हूं। यह प्रमाण पत्र मेरे द्वारा जारी किया गया है, ये समस्त कंप्यूटर की देखभाल का जुम्मा ये मेरी जुम्मे रहता है, और मैं इस सारे रिकॉर्ड से अवगत हूं। ये सिस्टम है। उसके बाद उस पर एग्जिबिट नंबर इसलिए लगाते हैं ताकि वो कोर्ट में सिद्ध होने का एक मार्क होता है। तो जस्ट आपको पूरा डॉक्यूमेंट देख भी लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट को मार्क होने से वो जजमेंट में देने से आसानी हो जाती है कि डॉक्यूमेंट एग्जिबिट PW1 और A इज रिलेटेड टू द कॉल रिकॉर्ड ऑफ एक्यूज पर्सन, इस तरीके के जजमेंट में फ्रेज लैंग्वेज आ जाती है। तो दिस इज द सिस्टम। और ये सेक्शंस जो है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो अभी लाया गया है, मतलब 2023 लाया गया, लेकिन ये जो एक्ट है ये 1872 का पुराना एक्ट है जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए बनाया था, और अभी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है दोस्तों, थोड़े बहुत सेक्शंस बढ़ाए गए हैं, घटाए गए हैं। तो ये जो मैंने सेक्शन चेक किया, जो पहले 65B था, ये अब 63 हो गया है। तो इसमें भी अगर आप पुलिस ऑफिशियल्स हैं तो अब आप 65B की जगह 63(2) का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब ये तो मैं एकदम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सर्टिफिकेट का इसमें शायद मैंने इसमें अभी पढ़ा था, तो जिक्र है। अब कौन से पैराग्राफ में है ये जैसे मैं बताऊंगा तो अभी मैं आगे बता दूंगा आपको, शायद वो बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ में जिक्र होगा इसका कि ऐसा एक सर्टिफिकेट जो है उनसे ले लिया जाए। वो देख लूंगा मैं, जैसे भी जहां पर भी आएगा वो बताऊंगा। हाँ है, देखिए सब सेक्शन इट शैल बी सफिशिएंट फॉर ए मैटर टू बी सर्टिफिकेट स्टेटेड इन दिस सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट का जिक्र है, ये है सब 2 से, सेक्शन 2 से ही आएगा। ये 63(2) में अब सर्टिफिकेट लिया जाएगा, जो पहले 65B में लिया जाता था। अभी एक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डायरेक्ट एविडेंस नहीं होकर, बल्कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। और इलेक्ट्रॉनिक भी एक आइटम्स भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसके ऊपर ये प्रिंटेड होती हैं सारी चीजें क्या आती हैं,
उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर इज आल्सो दस्तावेज, वो भी दस्तावेज ही अपने आप में। तो आओ चलें जरा बात करते हैं क्या है, जरा सा सेक्शंस की। ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ने में तो ज्यादा लिख जाएगा। टॉपिक है सेक्शन 60 एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जो मैंने आपको विधि बता दी है सिद्ध तो उसी से होना है, लेकिन ये आपको ये दिखाने के लिए कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इसको जब कागज पर उतारा जाता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर की गई कोई बात, अर्थात उसके कंटेंट्स जब किसी कागज पर संबंधित मैटर, ये नहीं कि सारी दुनिया का कंप्यूटर में तो हजारों की चीज कागज बड़े जो हमारे मतलब का है, उसकी अंतर वस्तु को जब कागज पर उतारा जाता है, जो कागज पर प्रिंटेड है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो कंप्यूटर के अंदर है, उसको जब कागज के अंदर अंतर्विष्ट करके कागज पर उतार लिया जाता है और उसके अंदर वो जो अंतर्विष्ट सूचनाएं हैं वो कंप्यूटर के अंदर उत्पादित या प्रकाशीय विधि के द्वारा स्टोर्ड या रिकॉर्ड की गई हैं या नकल की गई हैं। ऐसे कंटेंट्स जब कागज पर लिए जाते हैं तो वो कंप्यूटर का आउटपुट कहलाते हैं, कंप्यूटर का आउटपुट कहलाते हैं। और ये जो कंप्यूटर का आउटपुट होता है ये दस्तावेज माना जाता है। उन शर्तों का यदि पालन करके, उन शर्तों का पालन करके कंप्यूटर के ये कंटेंट्स या कंप्यूटर आउटपुट ओरिजिनल को पेश किए बिना भी कोर्ट में सिद्ध किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी क्या कंडीशंस होंगी उसको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। वो क्या कर लीजिए, तो ये तो था 63 का सेक्शन 1, सेक्शन 63 का सेक्शन 1 था। ये कहें तो मैं उससे पढ़ भी सकता हूं किताब से, चलो 2 लाइन पढ़ देता हूं आपको, लेकिन टाइम जाता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस अधिनियम, any information contained in an electronic record which is printed on paper, stored, recorded, copied in optional or magnetic, optical or magnetic media or semiconductor memory which is produced by a computer or any communication device or otherwise stored, recorded, copied in any electronic form herein after referred to as the computer output। तो वर्ड कंप्यूटर आउटपुट आ गया, ये सारी चीजें shall be deemed to also a document, shall be deemed to be also a document if the condition mentioned in the sections are satisfied in relation to the information and computer in question and shall be admissible in any proceeding without further proof or production of the original as evidence or any contents of the original or any facts stated therein of which direct evidence would be admissible। तो यहां जो बातें मैंने आपको सरल हिंदी में समझाई वही बातें इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। मैंने इसमें से निकालकर या अपने अनुभव के आधार पर इसको लाइट मोड में बनाया, क्योंकि लाइट मोड में बनाने से आदमी आसानी से समझ लेता है। लॉ की जो भाषा है वो क्रिटिकल है, वैसे आपको यूज करनी चाहिए लॉ की भाषा, लेकिन अगर आप उसे हल्की भाषा में भी रूपांतरित करके लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह कि आपके माइंड में सच्चाई या फैक्ट्स को बैठालना है मेरा काम, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं लगे ये है क्या, मान लो पूरी लैंग्वेज पढ़ लो इसकी, ना बैठ रहा 10 बार पढ़ी आपने और मैंने आपको सुना दी जरा देर में, तो ये लेक्चर बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप जल्दी से जल्दी ग्रास्प करें। जो बातें आपको 20 साल लगते हैं, बहुत से को तो पता ही नहीं है क्या चीज। चलिए मैं आगे चलता हूं, नहीं तो फिर लेक्चर खराब, टाइम खराब होता है बातों में।
ये पहले सेक्शन का सार था जो मैंने आपको बताया। अब दूसरे सेक्शन का सार सुनो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या रिक्वायरमेंट है। अब क्या है सेक्शन का नाम है रिक्वायरमेंट एज टू रेलेवेंसी ऑफ कंप्यूटर आउटपुट। रिक्वायरमेंट एज टू रेलेवेंसी ऑफ कंप्यूटर आउट, कंप्यूटर के आउटपुट रिलेवेंट कैसे हो, उसकी क्या क्या दिशा निर्देश हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या नियम है, ये नियम बताता है। अब उन नियमों को सुन लो जरा से। ये बातें सर्टिफिकेट में भी लिख दी जाए तो बुराई नहीं है, उसमें सर्टिफिकेट में लिखनी चाहिए बातें। जिस कंप्यूटर से अभिलेख निकाला जाए या कंप्यूटर आउटपुट लिया जाए, वह कंप्यूटर नियमित रूप से सूचना भंडारित या संसाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या है, उसके अंदर डेली सूचनाएं डाली जाती हैं, प्रोसेस की जाती हैं, डेली सूचनाएं जाती हैं, इसके लिए उपयोग किया जाता है। वह व्यक्ति जिसके नियंत्रण में कंप्यूटर रहता है अपने कारोबार के लिए सूचनाओं को कार्य में लेता है। ठीक बात है, ये पहली कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन। कंप्यूटर किसी के नियंत्रण में होना चाहिए, वो उसमें डेली सूचनाएं डाले, उनको प्रोसेस करे और उन सूचना को अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में लेता हो, अर्थात सच्ची एंट्री करता हो। सामान्य अनुक्रम आपके साथ बहुत काम की चीज है, बहुत जगह याद यूज होगा आपके। तो पहली कंडीशन तय हुई कि कंप्यूटर का कोई नियंत्रण करता हो, किसी के नियंत्रण में हो, वो उसमें रोज सूचनाएं डालता हो, पूरा स्टोर करता हो और उन्हें प्रोसेस करता हो और वो कंटिन्यूटी में रहता हो, कंटिन्यू चलता रहे। अर्थात बीच बीच में सूचनाएं इंसर्ट नहीं करना, ये तो टेम्परिंग हो जाएगी। आज जो सूचनाएं इकट्ठी हुई है वो आज की, कल की, एक एक मिनट की, पल की, सेकंड की, क्षण की सूचना आगे नहीं हो सकती। जो सूचना जिस लेवल से आई है, अगर एक सूचना 1:01 पे आई है और दूसरी 1:02 पे आई है, तो ये नहीं कि 1:02 पे आई है वो 12:08 पे डाल दी जाए, नहीं, सूचना उसी क्रम में, दैट इज कॉल्ड नियमित कंटिन्यूएशन। आगे चलते हैं जरा सा। वह सूचनाएं कारोबार के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में भरी जाती हैं। ये जो है ना सामान्य अनुक्रम, ये तो आप याद ही कर लो जरूर शब्द लॉ का। सामान्य अनुक्रम से जो मतलब है, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ड्यूटी, सामान्य अनुक्रम। जैसे मैंने बताया कि 1 बजे, तो 1 बजे के बाद 1:01, 1:02, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरीके से घड़ी चलेगी। ये नहीं है कि 1:02 की जगह प्रभाव ना आए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू चलता है, कंप्यूटर रिकॉर्ड की जाती है। नंबर चौथा है इसका कि इसमें से जो सूचना निकाली जाती है वो कंप्यूटर के सामान्य संचालन के दौरान भरी गई थी। अब क्या है, ये उसके वर्किंग मेथड की कंटिन्यूटी को बताता है, ये उसके वर्किंग मेथड की कंटिन्यूटी को बताता है। These are the precondition of admissibility of law regarding the document generated from computer। कंप्यूटर से जो सूचनाएं निकाली गई हैं, जो कंप्यूटर में सामान्य संचालन के दौरान भरी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। ये 4 कंडीशंस आपको ये होनी चाहिए आपके इस सेक्शंस को सिद्ध करने के लिए। वैसे तो बहुत सारी, ये तो भी और बताएगा, अभी तो ये तो बहुत 4-5 बताएगा, लेकिन मैं जो है मैं आपको मतलब की बता के तुम्हें छोड़ दूंगा। कंप्यूटर के अभिलेख को जब साक्ष्य में पेश किया जाता है
कंप्यूटर के अभिलेख को जब साक्ष्य में पेश किया जाता है, एविडेंस में लाया जाता है, तब उनके साथ एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अपना जब मैंने एक्सप्लेन किया, अपनी अनुभव को शेयर किया आपसे। तो वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको मैंने पहले कहा था 65B का सर्टिफिकेट, अब इसको कह सकते हैं 63(2) का सर्टिफिकेट। प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। जैसे आपने वो कागज मतलब जैसे मान लो आपने कॉल रिकॉर्ड दिया, कॉल रिकॉर्ड बोलते हैं उसे, कैब बोलते हैं इनके यहाँ। इनके यहाँ से नोडल ऑफिसर आता है, हर सेलुलर कंपनी के पास एक नोडल ऑफिसर है, हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने नोडल ऑफिसर लगाते हैं, क्योंकि क्राइम इज एवरीवेयर इन वर्ल्ड, नॉट इंडिया, इन वर्ल्ड। ये कम और बढ़ती हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, कम और बढ़ती हो सकता है, पर होगा जरूर। लेकिन हम अपनी बात पर रहते हैं अभी, नहीं तो हमारा टॉपिक का रिदम टूट जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान बताए जिससे वह कथन अभिकथित है। उस कंप्यूटर के अंदर ये सारी कंडीशंस जो लिखी हुई हैं, जो ये बताए हैं, उसमें लिखा जाए कि सर कंप्यूटर बिल्कुल ठीक था, कंप्यूटर रखा जाता, कंप्यूटर नियंत्रण में रहता है, सामान्य अनुक्रम में जो सब सूचनाएं आती हैं उसमें भरी जाती हैं, और बिल्कुल वर्किंग ऑर्डर है, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं गई है, आज जो आपको सूचनाएं दी गई हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे करके ये एविडेंस उसकी कोर्ट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर ये रिकॉर्ड आप कोर्ट में लैंग्वेज नहीं है तो ये नुकसानदायक। आगे चले आप। प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। प्रमाण पत्र में ये स्पष्ट किया जाए कि सूचना किस प्रकार कंप्यूटर से उत्पादित की गई है। सर्टिफिकेट है इसीलिए यह स्पष्ट किया जाए कि सूचना कंप्यूटर से ही ली गई है और इस धारा 2 का पालन भी किया गया। देखिए आपके में ना, तो प्रमाण पत्र में आप ये जरूर लिखें कि ये जो धारा, जो सेक्शन 2 था, ये उसका पालन किया गया। ये मैंने कोई वो नहीं है, मैंने इसको आपको जो इसकी जो बेसिक एक्ट है इसका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसकी सरल भाषा बनाई है। मैंने इसको अपनी सरल हिंदी में आपके सामने, मैं वो भी पढ़ सकता हूं, वो आपको बहुत ज्यादा क्लिष्ट है, आपको समझ में नहीं आएगी। उस प्रमाण पत्र पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, और उस सर्टिफिकेट पे कहोगे जो व्यक्ति इस सर्टिफिकेट को पेश कर रहा है उसको इस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, वो इसको कंफर्म करे कि बिल्कुल ठीक ओके मामला है। जो रिलेवेंट कार्यकलाप के संचालन या प्रबंधक के संबंध में रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पोजीशन पर कार्य कर। देखिए ये, और देखिए यहां और इसने किया, ऐसा सर्टिफिकेट उस विभाग के ऐसे व्यक्ति को जारी करना चाहिए जो सेलुलर कंपनी के अंदर रेस्पॉन्सिबल ऑफिस पर पोजीशन पर है। यहां सेलुलर कंपनी से ही मतलब नहीं है। अगर मान लो सपोज करो आपके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और आपके घर कोई वारदात हो जाती है बाहर, तो वो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज पुलिस लेगी, तो उसके साथ भी आपको ये वाला सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, आपको भले ही नहीं आता हो। तो पुलिस अपने लीगल एडवाइजर्स है उसको तैयार करके आपके सामने लाएगी, और या उसको टाइप करा के लाएगी, उस पर आपके सिग्नेचर कराएगी, या आप अपने आप भी दे सकते हैं बना के। यदि आप मेरे लेक्चर को सुन रहे तो आप वैसे ही बना देंगे। तो पुलिस आपके सामने वो सर्टिफिकेट लाएगी। वो सर्टिफिकेट मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस को लेना चाहिए, लेमैन को तो पता नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर ये सर्टिफिकेट कोर्ट में नहीं गया जो मैं बता रहा हूं, तो ये एविडेंस कोर्ट में नहीं पड़ी जाएगी। ये माना जाएगा कि इस पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता। ही डू नॉट नो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 63(2) और 63। तो जनाब अब देखो, ये तो था हाउ टू प्रूफ। जब इतनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाएंगी तो ये माना जाएगा कि सूचना एडमिसिबल हुई। तो सारी कंडीशंस मैंने आपके सामने वर्णित कर दी। अब आप देखें कि आपको क्या अच्छा लगे और क्या नहीं लगे, और आप न्यायालय में इन्हें कैसे सिद्ध करते हैं।
देखिए, वैसे तो आदमी काम एक्सपर्ट होके करता है, लेकिन आज हम किसी चीज को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते। हार्ड वर्क इज द वे ऑफ सक्सेस। जिंदगी में परिश्रम से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है। और परिश्रम में भी वो बात खासियत है कि जो आप पढ़ते हैं वो बुद्धि में भी रखते हैं, नहीं रखते। परिश्रम में भी कि आपने पढ़ा क्या और ऑब्जर्व क्या किया। एक किताब को हर आदमी पढ़ता है, लेकिन उसका नजरिया, उसका एक्सपीरियंस, उसने क्या उससे सीखा, सबके अलग अलग। आपको ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में के लिए ये सेक्शन था। यहाँ मुझे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का बताना था। शायद मैंने और अपने चैप्टर्स में ये भी बताया कि किस तरीके से ऑडियो वीडियो किस तरीके से सिद्ध की जाती है कोर्ट में। ऑडियो कैसे सिद्ध करी जाएगी, वीडियो कैसे सिद्ध करी जाएगी, या कैमरे की आउटपुट्स कैसे निकाले जाएंगे। शायद मैंने जब आईपीसी वगैरह पढ़ाई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा, वैसे इंडियन एविडेंस में ये है। तो ये आप इसको कंप्यूटर से जनित रिकॉर्ड के लिए इस सर्टिफिकेट को महत्वपूर्ण माने। कंप्यूटर के लिए अदरवाइज वैसे तो अगर आपका कोई मोबाइल कभी कब्जे में ले तो ओरिजिनल मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लो आपने किसी की टॉक मोबाइल में रिकॉर्ड किया, तो पहली बात तो जिस कॉल जिसमें आपने रिकॉर्ड किया उस मोबाइल को एक्सपर्ट के ओपिनियन के लिए भेजा जाता है। लेकिन कंप्यूटर जनित जो बड़ी बड़ी कंपनियों हैं उनके लिए आवश्यकता नहीं है। उनके लिए सब ये सेक्शन 63 में प्रमाण पत्र के आधार पर ही हो सकता है। लेकिन यदि कैमरा मोबाइल वगैरह की बातें आएंगी तो उसके लिए अलग टॉपिक मैंने बना रखा, आप उसमें कभी देखें। ओके, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।